नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जो हमें नेचुरली मिलता है। मतलब जैसे अगर आप एयर की बात करें तो एयर के लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता या फिर एयर को कोई इंसान नहीं बनाता, ये नेचर में ही होता है ना। वैसे ही वाटर और वैसे ही लैंड। तो इस लेसन में हम एयर वाटर एंड लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिया हुआ है, इट मीन्स डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोला है? ऑब्जर्व। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, आप इसका आंसर इसमें से खुद ढूंढिए। देखिए क्या दिया है, वेयर डू वी सी द बर्ड्स। आप बर्ड्स कहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको खुद से इसका आंसर बताना है। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग, मतलब काउ कहाँ पे ग्रेजिंग कर रही है, मतलब घास कहाँ पे वो खा रही है, वो आपको खुद से इसका आंसर बताना है। लोकेट द ट्रीज एंड द रोड, आपको बताना है कि रोड कहाँ है और ट्रीज कहाँ है। वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम, हाउ डज इट फ्लो। अब आपको ये बताना है कि रिवर कहाँ से आ रहा है और ये कैसे बहता है। वेयर इज़ द एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ है। वेयर आर द फिश सीन, आप फिश को कहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑन वॉट इज सेल बोट फ्लोटिंग, और जो सेल बोट है मतलब ये बोट कहाँ पे फ्लॉट कर रहा है। तो इन सब के आंसर्स आपको खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में एयर और उसमें रहने वाले लिविंग थिंग्स, इट मीन्स जीव आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब हाइड्रोस्फीयर की बात होती है तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें वाटर और उसमें रहने वाले जीव, इन सबको अगर आपको एक साथ बोलना है तो आप क्या कह सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और यहाँ पे देखिए क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? लैंड और उस पे रहने वाले जीव, उनको अगर आपको एक साथ बोलना है तो आप कह सकते हैं लिथोस्फीयर। और अगर आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर इन तीनों के लिविंग थिंग्स को एक साथ बोलना है तो आप क्या कह सकते हैं? बायोस्फीयर। वही हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रेस्पेक्टिवली। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बताया वही दिया है। एयर मीन्स व्हाट? एटमॉस्फेयर। वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। लैंड मीन्स व्हाट? लिथोस्फीयर। देखिए यहाँ पे बायोस्फीयर भी दिया है। बायोस्फीयर क्या होता है? डिफरेंट लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दीज 3 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो 3 स्फीयर्स है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इस पे डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स रहते हैं। These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere। मतलब जो भी living things इन तीनों स्फीयर्स पे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और एक और बात देखिए यहाँ पे क्या दिया है, These spheres have formed on the earth naturally, और ये सारी स्फीयर्स नेचुरली अर्थ पे फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे आगे क्या दिया है, द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अर्थ है तो अर्थ के जो सराउंडिंग में जो लेयर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेज वाटर एंड लैंड, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। और जो अर्थ के सरफेस पे होता है वो क्या होता है? वाटर एंड लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। देखिए जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये समझिए कि अर्थ का सरफेस है जिस पे वाटर कितना है? 71% और लैंड कितना है? 20
9%, मतलब वाटर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू लैंड। वही यहाँ पे दिया है कि ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर, मतलब हाइड्रोस्फीयर ज़्यादा पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहा है एज कंपेयर टू लिथोस्फीयर। तो अब हम नेक्स्ट पेज से एयर, वाटर एंड लैंड इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये समझिए सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये है अर्थ का सरफेस। अब एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स क्या क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्ड वन मीसोस्फियर, फोर्थ वन आयनोस्फियर, फिर फिफ्थ वन एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है, जो अर्थ के सरफेस से 6 to 10 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं, 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटोस्फियर। एंड मीसोस्फियर किसे कहते हैं, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मीसोस्फियर। एंड आइनोस्फियर किसे कहते हैं, 80 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर के बीच जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइनोस्फियर। एंड एक्सोस्फियर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ अ प्लैनेट्स एटमॉस्फियर, मतलब प्लैनेट के बाहर का जो रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 insert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles। मतलब जो एटमॉस्फेयर होता है अराउंड द अर्थ वो गैसेस भी कंटेन्स करता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर मतलब पानी की बूंदें, एंड डस्ट पार्टिकल मतलब धूल के कण। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। और ट्रोपोस्फियर क्या कंटेन करता है, 80% ऑफ द गैसेस, मतलब एयर में जो गैसेस होते हैं उसका 80% कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर। इट मीन्स 6 to 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है इसमें ही 80% गैसेस पाए जाते हैं। फिर देखिए क्या दिया है, वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। और 90% गैसेस कहाँ पे पाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फियर। इट मीन्स 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के एरियाज में। फिर फर्दर इन द मीसोस्फियर एंड आइनोस्फियर द प्रोपोर्शन ऑफ द मास गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। मीसोस्फियर और आइनोस्फियर में बचे हुए 1% गैसेस पाए जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही गैसेस कम होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे गैस डिक्रीज होता जाएगा। गैसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। एक्सोस्फियर में कोई भी गैस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस गैसेस इन द एयर, मतलब एयर में कितने प्रोपोर्शन में कौन कौन से गैसेस होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है एयर में। फिर ऑक्सीजन कितना होता है, 21%, ऑर्गन कितना होता है, 0.9%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03%। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं, 0.07% इन द एयर। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
कि बिसाइड दीज गैसेज एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। मतलब इन गैसेस को छोड़ के एयर जो है वो वाटर वेपर को भी कंटेन करता है और डस्ट पार्टिकल को भी कंटेन करता है। वाटर वेपर मीन्स पानी की बूंदे, जैसे डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, धूल के कण। द अमाउंट ऑफ द गैसेज इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट नियर द surface and decreases as we go higher and higher from the surface, that is air becomes rarer at higher altitudes। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप जितने ही सरफेस के नज़दीक में होते हो वहाँ पे गैसेस ज़्यादा होती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे गैसेस कम होते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सम यूजेस ऑफ गैसेस इन द एयर, जो गैसेस एयर में होती हैं उनका कुछ यूजेस दिया गया है। जैसे नाइट्रोजन helps living things to build the necessary proteins. It is useful in the production of ammonia and in airtight packaging of foodstuffs. Second one, oxygen, necessary for respiration in living things and for combustion. Carbon dioxide, plants use it for producing their food, used in fire extinguishers. Organ, used in electric bulbs. Helium, used for obtaining low temperature and also for generating lift in airships. Neon, used in decorative lights and for street lighting. Krypton, used in fluorescent tubes. And xenon, used in flash photography. अब ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन 3 पिक्चर्स बिलो। मतलब ये जो तीनों पिक्चर्स दिए हैं इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो आप इन तीनों पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि इसमें से भी धुआं ही रिलीज हो रहा है, यहाँ पे भी धुआं और यहाँ पे भी धुआं, तो यही सिमिलरिटी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ऑल द अबव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल एमिशंस ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट एजेंसीज। मतलब इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट एजेंसीज से स्मोक रिलीज हो रहा है। दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विद द एटमॉस्फेयर, और ये जो धुआं निकल रहा है ये डायरेक्टली मिक्स हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में, डिस्टर्बिंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। जिसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन। और जब हम व्हीकल के फ्यूल्स हो गए या फिर इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल जलते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज्ड इन एयर थ्रू कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स। जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं एयर में वो क्या क्या है, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट। सूट मीन्स क्या होता है, अगर आप किसी फ्यूज को जलाते हैं तो लास्ट में जो राख बचता है, कालिक जिसे कहते हैं, वो होता है। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, ओजोन लेयर द प्रोटेक्टिव सेल। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर कहाँ पे है, लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। मतलब देखिए जैसे ये स्ट्रेटोस्फियर है, इसका जो लोअर पार्ट है उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या क्या करता है वो हम आगे देखते हैं। ये ओजोन लेयर हमारे लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं होता है। वो क्या करता है, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे पड़ेगी तो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो ओजोन लेयर हमें जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर डिस्ट्रॉयड भी होता है, कब होता है, जब एयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिक्स्ड हो जाता है तब ओजोन लेयर को नुकसान होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे रिलीज होता है, जब हम एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं तो उसमें से जो गैसेस निकलती है वो एयर में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर को नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द 16 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। और 16 सितंबर को ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, ताकि इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन सबको पता चल सके कि ओजोन का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, डू यू नो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे और नागपुर बोर्ड्स आर डिस्प्लेड
at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place. Due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air. मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे मुंबई और पुणे और नागपुर, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर, मतलब यहाँ पे एयर में कौन कौन सी गैसेस कितनी क्वांटिटी में हैं, जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एयर। देखिए बोर्ड्स कुछ ऐसा होता है। देखिए अब हम वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ट्राई दिस बोला है, तो क्या ट्राई करने को बोला है? देखिए यहाँ पे चार्ट दिया है और आपसे ये पूछा है कि आप पूरे दिन में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं वो आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे पर्पस फॉर विच वाटर इज़ यूज, मतलब किस लिए आप वाटर का यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं। जैसे बाथ के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लॉथ्स, फिर मॉपिंग द फ्लोर, ड्रिंकिंग और कुकिंग। तो टोटल यूज़ ऑफ वाटर आपका कितना हो रहा है। You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. तो ये चार्ट बनाने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम बिना वाटर के एक दिन भी अपना स्पेंड नहीं कर सकते। We need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily functions run smoothly. देखिए एक दिन में हमें पीने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होती है? 3 to 4 लीटर, ताकि जो हमारे बॉडी के फंक्शंस है वो अच्छे से काम कर सके। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर ऑल्दो द अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर बॉडी, दस वी सी दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अलग अलग लिविंग थिंग्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है और ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड द सैप इन प्लांट्स कंटेन अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। जो एनिमल्स के ब्लड होते हैं और जो प्लांट के सैप होते हैं, मतलब देखिए जब हम प्लांट को काटते हैं तो उसमें कुछ रस जैसा निकलता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में वाटर होता है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वाटर इज़ लाइफ। मतलब लिविंग थिंग्स बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा कहा गया है कि वाटर इज़ लाइफ। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ वाटर कितना है। सीज एंड ओशियंस में कितना वाटर है? 97%। ग्राउंड वाटर, आइस एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स ये कितना है? 2.7%। एंड वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग कितना है? 0.3%। तो टोटल कितना होता है? 100%। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी, सम वाटर इज इन फ्रोजन स्टेट। देखिए हम अर्थ के सारे वाटर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कुछ वाटर क्या होते हैं? सॉल्टी होते हैं। जैसे सी का वाटर मतलब समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है, तो उसको हम थोड़ी ना यूज़ कर सकते। और कुछ वाटर क्या होते हैं? फ्रोजन होते हैं, मतलब जो फ्रीज होते हैं, तो उनको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है। एंड इट इज़ इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, फिर भी यह सभी लिविंग थिंग्स के लिए इनफ है। फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज्ड? यूजेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। We get water from natural sources such as streams, rivers, ponds, springs and lakes. Man also digs wells and borewells to lift groundwater. Apart from this, man has also constructed bunds and dams of various size on rivers. देखिए वाटर हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है जैसे कि स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। और जो मैन है मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो वाटर निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए वेल्स बनाते हैं, मतलब कुआं बनाते हैं, बोरवेल्स बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने नदियों पर बांध भी बनाए हुए हैं, डैम्स भी बनाए हुए हैं ताकि वो वाटर का यूज़ कर सकें। ड्यू टू अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, it is now in short supply. Water scarcity has become a serious problem. देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ड्यू टू अनकंट्रोल यूज़ ऑफ वाटर, मतलब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वाटर का यूज़ भी बढ़ रहा है।
है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री और फार्मिंग में वाटर का शॉर्ट पड़ रहा है, मतलब वाटर की कमी हो रही है। और वाटर स्कैरसिटी मतलब वाटर की कमी, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ बातें दी हुई हैं जिसे आपको याद रखनी चाहिए, जैसे यूज़ वाटर स्पेरिंगली, मतलब आपको वाटर का यूज़ अच्छे से करना चाहिए, मतलब पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ब्लॉक वाटर, लेट इट सर्कुलेट, इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना चाहिए। स्टोर वाटर वेरेवर पॉसिबल, और जब भी पॉसिबल हो तब आप वाटर को स्टोर करके रखें। रीयूज़ वाटर वेर एवर पॉसिबल, रिमेंबर स्टोर वाटर डज नॉट बिकम स्टेल एट वंस, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप वाटर का रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर। फिर हमारा नेक्स्ट है लैंड, तो इसमें हम लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप ये पैराग्राफ खुद से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो लैंड है उसको हम लोग देख सकते हैं किन किन फॉर्म में, स्टोन्स के रूप में उसको देख सकते हैं, सॉइल के रूप में, और बड़े बड़े पत्थरों के रूप में देख सकते हैं। और लैंड हर जगह फ्लैट नहीं है, कहीं पे ये हिली है और कहीं पे फ्लैट है। जैसे हम पहाड़ देखते हैं तो वहाँ पे वो ऊंचा होता है, फिर कहीं पे गहरी गहरी खाइयाँ होती है। तो लैंड हर जगह फ्लैट नहीं है, कहीं पे वो हिली है और कहीं पे फ्लैट है। और जो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, ये सब लैंड पे रहते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड के ग्राउंड में रहते हैं, जैसे कि हम बोले स्नैक या फिर वॉर्म, ये लैंड के अंदर छोटे छोटे बिल बना के उसमें रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लैंड का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और हम भी लैंड का यूज़ करते हैं, किस किस लिए यूज़ करते हैं, फार्मिंग मतलब खेती करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए, एंड रोड्स बनाने के लिए। और जो लैंड पे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं। और मिनरल्स, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से ही मिलता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि लैंड एग्जैक्टली होता क्या है और ये कैसे बनता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जो आपको ट्राई करने को बोला है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल, अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, सम स्टोन्स, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। आपको क्या क्या लेना है, सॉइल लेना है, कुछ स्टोन्स लेने हैं और सैंड लेना है, और कुछ सूखे हुए पत्ते लेने हैं और पानी लेना है। अब क्या दिया है, कट ऑफ द अपर टैपरिंग पार्ट ऑफ बॉटल, पुट द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द लोअर पार्ट एंड ऐड वाटर। अब जो बॉटल आपने लिया है ट्रांसपेरेंट बॉटल, उसको ऊपर से कट कर दीजिए और उसमें ये जो सारे आपने लिए थे मिट्टी, स्टोन्स, सैंड, इन सबको आप उसमें डाल दीजिए विथ वाटर, मतलब उसमें वाटर भी डालना है। अब स्टीर द मिक्सचर थोरोली एंड पुट इट असाइड। अब आप उसको मिक्स कर दीजिए, जो वो सारे मिक्सचर हैं उनको मिक्स कर दीजिए और उसको अलग से रख दीजिए। फिर ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे एंड आंसर। अब आप उसको नेक्स्ट डे ऑब्जर्व कीजिए और फिर आंसर बताइए। हाउ डज द मिक्सचर इन द बॉटल लुक नाउ, डू यू सी लेयर्स इन इट, व्हाट इज सीन इन डिफरेंट लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखिए आपसे ये क्या पूछ रहा है कि जो वो बॉटल का मिक्सचर है वो कैसा दिख रहा है, क्या आप इसमें लेयर देख पा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका बॉटल है ट्रांसपेरेंट बॉटल, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ड्राई लीव्स सबसे ऊपर दिखेंगे, फिर आपको सॉइल्स दिखेगा, फिर आपको सैंड, फिर स्मॉल स्टोन्स और फिर बिग स्टोन। तो ऐसे ही लैंड का भी होता है। देखिए लेयर्स ऑफ लैंड, लैंड के भी लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, बेड रॉक, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फिर क्या होता है, लेयर्स ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, यहाँ पे सॉइल भी होता है और छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। फिर इमेच्योर सॉइल, मतलब जो अभी मेच्योर नहीं होता है वो सॉइल होता है। उसके बाद यहाँ पे सॉइल होता है और यहाँ पे ह्यूमस होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि ह्यूमस क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द टॉप मोस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस। देखिए ह्यूमस कैसे बनता है, जब
प्लांट्स एंड एनिमल्स का डीकम्पोजिशन होता है तब जाके ये लेयर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। उसके नीचे क्या होता है, सॉइल। फिर उसके नीचे क्या होता है, इमेच्योर सॉइल, मतलब वो सॉइल जो अभी मेच्योर नहीं होता है, इसमें इक्का दुक्का पत्थर होते हैं और बाकी सारी मिट्टी होती है। फिर यहाँ पे जो ये वाला लेयर है क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं और मिट्टी होती है। और सबसे नीचे क्या होता है, बेड रॉक। द मेन मिनरल्स इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज rocks. That is why soil in different regions is different. The colors and texture of soil are both determined by the bedrock. देखिए, texture and color of soil कौन डिटरमाइन करता है, bedrock. इसलिए अलग अलग जगह के जो सॉइल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन क्या है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको कौन हेल्प करता है, अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो बेड रॉक को ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। जैसे हीट, कोल्ड एंड वाटर, इनकी वजह से जो बेड रॉक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है और इन पीसेस से ही स्टोन्स बनते हैं, सैंड बनते हैं एंड सॉइल बनता है। जो प्लांट के रूट होते हैं ये भी रॉक्स को पीसेस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब उनकी जड़ें नीचे तक जाती हैं तो जो पत्थर होते हैं उनको वो तोड़ते हुए जाती हैं, तो उससे भी सैंड बनता है, सॉइल बनता है और स्टोन्स बनते हैं। और सॉइल फॉर्मेशन यह बहुत ही स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है और लगभग 1000 साल लगते हैं 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मेच्योर सॉइल बनने में। सॉइल कैन गेट डिस्ट्रॉयड इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू फ्लड, स्टॉर्म्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज माइनिंग। और जो सॉइल है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैसे, फ्लड्स की वजह से, स्टॉर्म की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग। मतलब जब कोयला निकालते हैं तो क्या होता है, हम सॉइल को भी बाहर निकालते हैं तभी तो उसके अंदर से कोयला निकलता है ना, तो उससे भी सॉइल डिस्ट्रॉयड हो सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ लैंड। इसलिए सॉइल को कंजर्व करके रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द लैंड। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि लैंड पे क्या होना चाहिए, ग्रीन कवर, मतलब हरी हरी घासें होनी चाहिए। इरोजन ऑफ अ लैंड इज रिड्यूस इफ ग्रास, ट्रीज एंड बुशेस आर ग्रोन इन इट। और लैंड को हम लोग डिस्ट्रॉयड होने से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, अगर उस लैंड पे ग्रास होंगे, ट्रीज होंगे और बुशेस होंगे तब। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जो आपको खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ऑब्टेन स्पेसिमेंट्स ऑफ सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन योर सराउंडिंग सच एज योर ओन यार्ड, अ गार्डन, हिल्स, रिवर बैंक, फील्ड्स एंड रॉकी ग्राउंड। मतलब आप अलग अलग जगह के सॉइल को लीजिए। नोट द डिफरेंसेस इन द स्पेसिमेन विथ रिस्पेक्ट टू कलर, फील्ड, टेक्सचर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब उनके कलर में, उनके फील में और उनके टेक्सचर में और उनके वो जो पार्टिकल है उनके साइज में क्या क्या डिफरेंसेस है, आप उसको नोट कीजिए। Do you know humus is the layer formed on soil due to the decomposition of dead plants and animals by microbes। मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से ह्यूमस फॉर्म होता है। ह्यूमस सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। ह्यूमस न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है किसमें, सॉइल में। ह्यूमस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरेटिंग द सॉइल एंड फॉर होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। और देखिए ह्यूमस किस लिए इम्पोर्टेंट है, एरेटिंग द सॉइल, मतलब सॉइल में एयर की क्वांटिटी को सफिशिएंट रखने के लिए और होल्डिंग वाटर इन द सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ गुड फर्टाइल सॉइल इज अबाउट 33% टू 50%। कितना होता है, 33% टू 50%। और देखिए यहाँ पे क्या है, फ्यूल्स है लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, लैंड से ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, लिविंग थिंग्स यूज लैंड, वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन अर्थ एंड सो डज मैन। हाउएवर द पोर्शंस ऑफ दीज रिसोर्सेज दैट आर एक्चुअली पुट टू यूज
आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द होल अर्थ। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। मतलब लिविंग थिंग्स कितना लैंड का यूज़ करते हैं, कितना वाटर का यूज़ करते हैं और कितना ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। देखिए लैंड का कितना यूज़ करते हैं 29%, पोर्टेबल वाटर मीन्स फ्रेश वाटर का 0.3% एंड ऑक्सीजन का 21%। Even in this small proportion, the resources shown in the above table are sufficient for all living things. भले ये small proportion में हो लेकिन इतना proportion living things के लिए enough है. Only it is very necessary for man to control his greed. In other words, he must use these resources judiciously with the awareness that they are meant for all other living things and not just for mankind. मतलब इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज है ये केवल उनके लिए नहीं है, बाकी और जो लिविंग थिंग्स है उनके लिए भी है और उनको इन रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे यूज़ करना चाहिए, ऐसे फालतू में यूज़ नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent. The main function of this institute is to observe the weather and to make weather forecasts. This institute also conducts research related to changes in weather, makes forecast about rains and studies the developments related to global warming. IMD का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन 1875 में। किस लिए हुआ था? वेदर के ऊपर स्टडी करने के लिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उनके ऊपर। और इसका मेन फंक्शन क्या है? वेदर को फोरकास्ट करना और उनको ऑब्जर्व करना। और ये इंस्टीट्यूट रिसर्च को भी कंडक्ट करता है। किस रिसर्च को कंडक्ट करता है? रिलेटेड टू चेंजेस इन वेदर, मेक्स फोरकास्ट अबाउट रेन्स एंड स्टडीज द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। देखिए यहाँ पे क्या है एक्सरसाइज। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।